92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी ग्रे शेड पार्ट 1। क्या अम्मी, आप फिर से इन तस्वीरों को लेकर बैठ गईं? कुछ नहीं, बस आप अपनी तबीयत खराब करेंगी। अम्मी जान ने असगर को कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दुपट्टे से आंखें पोंछ ली। असगर को बिहारी बाबू के फोटो स्टूडियो जाना था, सो निकल गया। जानते हो असगर, इस डिजिटल कैमरे ने फोटोग्राफी करना कितना आसान कर दिया। कोई भी फोटोग्राफर होने का दम लिए घूम रहा है, चाहे कैमरा हो या मोबाइल, बस निकाला और क्लिक कर दिया। बिहारी बाबू ने अपने नए स्टूडेंट असगर से कहा तो असगर ने अपनी बात जोड़ दी। पर सर, इससे कितने लोगों ने फोटोग्राफी का शौक पूरा किया है, बढ़ावा ही तो मिला है फोटोग्राफी को। असगर, डॉक्यूमेंटेशन कहो, तस्वीर की शक्ल में किए डॉक्यूमेंटेशन को फोटोग्राफी नहीं कहते। जिस तरह हर लिखी हुई चीज कहानी नहीं होती, उस तरह तस्वीर खींच लेना फोटोग्राफी नहीं होती है। असगर के चेहरे पे शंका के भाव देखते हुए बिहारी बाबू कुर्सी से उठे और असगर के पास आके बोले, देखो असगर, लिखे तो आर्टिकल भी जाते हैं, खबरें भी और कहानियां भी, तो बस यूं समझो कि कहानियां लिखना फोटोग्राफी है। हाँ, यहाँ शब्द नहीं होते, कागज कलम नहीं होती, बस हम लाइट और शैडो से रील पे लिखते हैं। इतना कह के उन्होंने सामने रखी लकड़ी की पुरानी अलमारी में से फोटो एल्बम निकाली और 23 साल के असगर के सामने रख दी। उस एल्बम को देख के असगर मुस्कुराया। ऐसा फोटो एल्बम उसने पहली बार देखा था शायद। काले मोटे कागज के पन्नों पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें चिपकी थीं। हर पन्ने के बीच में एक बटर पेपर यानी अक्स ताव लगा था। उसे देख के असगर ने पूछा, सर ये बटर पेपर क्यों लगा है बीच बीच में? असगर, उस जमाने में प्लास्टिक नहीं थी, सो तस्वीरें आपस में चिपक जाती थी। दूसरा, ये पेपर नमी से भी बचाता था। अरे यार, उस जमाने में तो ब्रेड भी मोमी कागज में आती थी। असगर ने मुस्कुराते हुए पहली तस्वीर पे निगाह दौड़ाई। रेगिस्तान में ऊंटों के काफिले की तस्वीर थी। रेत के टीले से उतर रहे ऊंटों की कतार का ये फोटो बहुत अच्छा था, जिसमें चमकते सूरज और आसमान के अलावा ऊंट और टीले काले नजर आ रहे थे। असगर, सूरज के अगेंस्ट खींची हुई तस्वीर को सिलुएट कहते हैं। इसमें आसमां के अलावा सारी चीजें काली दिखती हैं। बताओ, तस्वीर देख के क्या समझ आया? असगर ने एक बार फिर से तस्वीर को गौर से देखा और बोला, सर, टीले के एक तरफ डूबता हुआ सूरज है और एक तरफ टीले से उतरते हुए ऊंट। दिन भर की चढ़ाई के बाद दोनों ही ढल रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। बहुत खूब, थोड़ा और गौर से देखो असगर, आसपास के माहौल को, रंगों को महसूस करो। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में रंग, ये सुन के कोई भी चौंक सकता है, लेकिन असगर नहीं चौंका। बिहारी बाबू कई बार उसको ऐसे ही कितना कुछ सिखा चुके हैं। इस दफा असगर ने एल्बम को हाथों में उठा लिया और उस तस्वीर को और ज्यादा गौर से देखने लगा। डूबते हुए सूरज के पास का ग्रे रंग गहरा था, जो तस्वीर के किनारों तक हल्का हो गया था। असगर को गहरे ग्रे रंग में लाल और हल्के ग्रे रंग में हल्की लालिमा दिखने लगी थी। ऊंट और रेत का टीला अब भी काला ही था। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के ग्रे शेड से मानो सारे रंग बाहर आ गए हों। बिहारी बाबू ने असगर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, फोटोग्राफर साहब, आज का सबक याद रखना, कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसमें हजारों रंग समाये रहते हैं, बस हमको ग्रे शेड पहचानना आना चाहिए। असगर बिहारी बाबू की सारी बातें जहन में उतार के घर वापस आ गया। देखा कि अम्मी जान की आंखें अब तक नम थीं। जब से नाना जान की खराब तबीयत की खबर आई है, तब से अम्मी की आंखें और नाक वक्त बेवक्त गुलाबी हो जाते हैं। असगर कभी अम्मी के किरदार को समझ ही नहीं पाया। एक पल वो नाना जान की बातें करेंगी तो दूसरे पल उनके नाम से भी गुरेज। असगर के बुजुर्ग नाना जान हिमाचल प्रदेश के मंडी में अकेले रहते हैं। आर्मी से रिटायर सख्त मिजाज वाले नाना जान ने लव मैरिज करने पर असगर की अम्मी जान को कभी माफ नहीं किया। नाना जान के 2 ही तो बच्चे थे, एक असगर की अम्मी जान और उसके मामू फारूक, जो अमेरिका जा बसे थे।
घर में सख्ती इतनी थी कि नाना जान के बच्चे ही उनसे चिढ़ने लगे थे। असगर की मम्मी जब शादी के कुछ साल बाद वापस घर पहुंची, तब भी असगर के नाना जान की नाराजगी में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने असगर की अम्मी को देख के कहा था, देखो अफरोज, ये घर मेरे बाद तुम दोनों का ही है, जब चाहो आ सकती हो, मगर मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। उन्होंने असगर की अम्मी को स्वीकार भर किया, लेकिन माफ कभी नहीं किया। असगर की नानी जान तो उसकी अम्मी के पैदा होने के कुछ साल बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। नाना जान ने अकेले ही बहुत ही प्यार और सख्ती से अपने दोनों बच्चों को पाला। उसूलों के पाबंद लोगों का प्यार दिखाई नहीं देता, बस सख्ती नजर आती है। वैसे तो असगर के नाना जान बहुत तरक्की याफ्ता थे। अम्मी और मामू जान को खूब पढ़ाया, पर उतने खुले मिजाज के भी नहीं कि अपनी बेटी को किसी के साथ इश्क फरमाते देख पाते। जिस दिन उन्हें पता चला था कि असगर की अम्मी जान का कॉलेज के किसी लड़के से इश्क चल रहा है, उन्होंने अफरोज का कॉलेज जाना बंद करा दिया। और असगर के मामू तो नाना जान से इतने सहमे रहते थे कि बेचारे इश्क के नाम से भी गुरेज करने लगे थे। अमेरिका जाकर नाना जान का डर उनसे दूर हुआ और नाना जान के हिस्से में एक सुंदर सी अमेरिकन लड़की आई, पर नाना जान ने उसको कभी घर का हिस्सा नहीं माना। और हां, असगर के अब्बा तो उनको किसी दुश्मन के समान लगते जो लड़की को भगा के ले गया था। एक कैप्टन की बेटी किसी के साथ भाग जाए, ये धब्बा उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और इस तरह नाना जान ने अपनी बेटी से भी रिश्ता तोड़ लिया था। आर्मी वालों की अकड़ आसानी से कहां जाती है, सो नाना जान की भी नहीं गई। एक दो बार असगर की अम्मी जान और मामू ने कोशिश भी की, लेकिन सब बेकार गया था। तब से लेकर आज तक असगर की अम्मी जान और मामू मुश्किल से 1 या 2 बार गए थे उनसे मिलने। पर आज असगर के बड़े मामू का फोन आया था, जिससे नाना जान की सख्त बीमारी की खबर थी। वो अमेरिका से आ नहीं सकते थे, सो असगर की अम्मी जान को फोन कर दिया था। असगर की अम्मी को एक तरफ तो अब्बा की फिक्र थी, तो दूसरी तरफ उनके अड़ियल रवैये पे गुस्सा। वही तो थे जिनकी वजह से पूरा परिवार अलग थलग हो गया था। असगर की अम्मी जान जानती थीं कि अब भी अब्बा ने उनको माफ नहीं किया होगा, फिर वो क्यों जाए वहां ताने सुनने के लिए। पर दूसरा मन अब्बा की फिक्र भी कर रहा था। रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, टूट भी जाएं फिर भी खत्म नहीं होते। इधर अम्मी जान की कैफियत और उधर अपने करियर की फिक्र। कितना मुश्किल होता है 2 मुश्किलों को एक साथ झेलना। मुंबई में पले बढ़े असगर ने बीएससी करने के बाद आगे की पढ़ाई रोक दी थी। दरअसल उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या है। अम्मी जान ने उससे कहा भी था, बेटा कोई डिप्लोमा वगैरह ही कर ले, इस तरह साल बर्बाद करने का क्या फायदा। अरे माँ, अगर यही पता होता कि क्या करना है तो कर ही लेता ना, कुछ टाइम दो प्लीज। काफी सोच विचार करने के बाद एक दिन उसने डाइनिंग टेबल पे पापा से कहा था, पापा मुझे फोटोग्राफी करनी, आई हैव डिसाइडेड। अम्मी पापा एक पल के लिए खामोश हो गए थे। असगर भी जानता था कि अम्मी को छोड़ दें तो पापा कभी मना नहीं करेंगे। हाँ, पापा ने एक शक जाहिर जरूर किया था, बेटा थोड़ा और सोच लो, क्रिएटिव फील्ड में पैर जमाना इतना आसान नहीं है। पता है पापा, मैंने अच्छे से सोच लिया है। तो ठीक है, लेकिन फिर तरीके से करो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री ले लो, डिप्लोमा ले लो। एनर्जी डिपार्टमेंट में गजेटेड ऑफिसर असगर के पापा इस्माइल को हर काम तरतीब से करना ही पसंद है। उनका मानना था कि काम कुछ भी करो, पहले उसको सीख लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ, इस बात से असगर की मम्मी जरूर नाखुश थी। इकलौता बेटा अपनी जिंदगी यूं दांव पे नहीं लगा सकता। खाना खाते वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर गाहे बगाहे असगर को बीच बीच में टोकती जरूर रही। एक दिन असगर ने इंटरनेट पे फोटोग्राफी के सारे इंस्टीट्यूट खोज मारे। हमारे देश में कितनी कम जगहें हैं क्रिएटिव कोर्सेज के लिए। विदेशी इंस्टीट्यूट काम के आधार पर एडमिशन देते हैं। ऐसे ही सोच विचार करते हुए डूबे असगर को पापा ने एक सलाह देते हुए कहा था, असगर तुम बिहारी अंकल का स्टूडियो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, कुछ सीखने को ही मिलेगा। बिहारी अंकल का नाम सुन के असगर को उनका चेहरा याद आ गया था। नाना जान से मिलता हुआ चेहरा, पतला दुबला बदन, सफेद बाल, गालों पर सफेद दाढ़ी से छुपे गड्ढे। मुंबई के जुहू में बिहारी अंकल का फोटो स्टूडियो था। घर में कोई भी फंक्शन होता तो हमेशा तस्वीर खींचने वही आते थे। समय कितना कुछ बदल देता है, यह असगर को आज समझ आ रहा था। इस नई टेक्नोलॉजी ने लोगों को बहुत कुछ दिया था, लेकिन शायद कुछ रिश्ते छीन लिए थे।
साथ ही वो फैमिली फोटोग्राफर भी जो गाहे बगाहे आ ही जाता था। फोटोग्राफ खींचने के लिए भी कितनी झंझट होती थी। कोई दो लोग चादर पकड़ के बैकड्रॉप बना के खड़े हो जाते थे, फिर फोटोग्राफर बहुत देर निशाना साधने के बाद कहता था स्माइल प्लीज, और खिच की आवाज आती थी। सच में डिजिटल कैमरे ने बहुत कुछ आसान कर दिया था। फोटो एडिट पे बैकग्राउंड भी बदल जाता है, चादर पकड़े उन दो लोगों की भी जरूरत नहीं बची। अब उस फैमिली फोटोग्राफर को भी शायद ही कोई याद करता हो जो हमारी मुस्कुराहटों को कैमरे में कैद करके ले जाता था और उस मुस्कुराहट को कागज पे उतार के हमको दे जाता ताकि हम वक्त के साथ फिर से मुस्कुरा सकें। अम्मी जान के साथ किचन की खरीदारी करने के बाद उसका मन कुछ हल्का देख के असगर स्टूडियो में आ गया था। अरे असगर, आओ भाई, नई तस्वीरें खींची? डार्क रूम से निकलते हुए बिहारी बाबू ने पूछा। असगर ने हाँ में सर हिलाते हुए अपना लैपटॉप खोल लिया। कुछ ही देर में तस्वीरें सामने थीं। बिहारी बाबू ने एक एक करके सारी तस्वीरें देखी और बोले काफी सुधार है, मुझे ये वाली तस्वीर बहुत अच्छी लगी। एक पुराने से दरवाजे से झांकती एक लड़की की तस्वीर थी। असगर ने कहा, हाँ ये कई बार खींची तब सही से आई, कभी लाइट बहुत ज्यादा हो जाती थी, कभी बहुत कम। बिहारी बाबू हंसने लगे, बोले जानते हो असगर, जब हम तस्वीरें खींचते थे तो धुक धुक लगी रहती थी कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं। जब तक रील धुल के नहीं आ जाती थी तब तक पता ही नहीं चलता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि सोचते थे कि बड़ी जोरदार फोटो खींची है और रील डेवलप होने पे सब सफेद। तो आपको भी मानना पड़ा कि डिजिटल कैमरा फायदेमंद है। मैंने तो कभी मना नहीं किया, मैं तो बस ये कह रहा था कि जब तुरंत तस्वीर देखने की सुविधा नहीं थी तब हुनर बहुत ज्यादा था। हमें लाइट देख के अंदाजा लगाना होता था कि कितनी शटर स्पीड रखनी है और कितना अपर्चर। अब इन चीजों पे कोई ध्यान ही कहां देता है, जनाब बस बटन दबाते रहते हैं। फोटोग्राफ लेते वक्त इमोशन समझना होता है, फिर देखना होता है कि इसको कैप्चर करने के लिए क्या करना होगा। असगर खामोशी से सुनता रहा। तो असगर, जब तक इमोशन जियोगे नहीं तब तक उसको खींचोगे कैसे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि अब किसी सब्जेक्ट को पकड़ के प्रैक्टिस करो, और हाँ, सही में फोटोग्राफी सीखनी है तो कुछ दिनों के लिए डिजिटल कैमरा भूल जाओ। इमोशन से असगर को घर में उमड़ आए परेशानी के बादलों की याद आ गई, वो जो अम्मी जान की आंखों से बरस रहे थे। उसने बिहारी बाबू से नाना जान की बीमारी का जिक्र किया तो वो मुस्कुराए और बोले, असगर तुम आज ये सब देख रहे हो और मैं तो तुम्हारी अम्मी जान की शादी से। दोनों जब शादी करके मुंबई चले आए थे तब तुम्हारे अब्बा का कोई ठिकाना ही कहाँ था। जोगेश्वरी की एक चाल में रहा करते थे दोनों, वहीं जाके मैंने तस्वीरें खींची थी, तुमने देखी नहीं? असगर ने हाँ में सर हिला दिया। बिहारी बाबू ने स्टूडियो की खिड़की से झांकते हुए कहा, असगर शादी वाले दिन तुम्हारी अम्मी के चेहरे पे एक गम भरी मुस्कान भी थी। तुम्हारे पापा के कई दोस्त थे, पर जैसे मैं वहां पहुंचा तुम्हारी अम्मी की आंखों में एक चमक देखी थी, क्योंकि कोई तो था उस शादी में तुम्हारे नाना जान जैसा, उन लोगों में थोड़ा बुजुर्ग। तभी तो शायद वो हमेशा से ही मुझसे अलग सी पेश आती रही हैं। शायद मुझ में कुछ हिस्सा तुम्हारे नाना जान का दिखता है उनको। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है असगर, संभाल लो अम्मी जान को। वैसे तुमको कभी नाना जान की कमी नहीं खली? बिहारी बाबू का पूछा ये सवाल अंदर तक भेद गया था उसको। बिहारी बाबू की बात सुन के असगर को झटका लगा। उसने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं था, ये कि उसको नाना जान की कमी महसूस क्यों नहीं हुई। हमेशा नाना जान के कड़क मिजाज को ही सुना और जाना था। बचपन का तो उसको ठीक ठीक याद नहीं, पर 4-5 साल पहले एक फैमिली गेट टुगेदर में नाना जान को देखा था। किसी से ज्यादा कहां बात की थी उन्होंने, और असगर के अब्बा से तो बिल्कुल नहीं। खाना खाने के बाद जब मामू जान वगैरह बैठ के ठहाके लगा रहे थे तब किस तरह झिड़क दिया था नाना जान ने। ये भी कोई वक्त है ठहाके लगाने का? न दिन को आराम न रात को नींद। इनका बस चले तो कह दें परेड हंस परेड थम। फूफी जान की ये बात सुन के सब हंस दिए थे, पर सबने तकिए रख लिए थे अपने मुंह पे। आज उन्हीं अकड़ू नाना जान की तबीयत ने घर के माहौल को संजीदा बना दिया है। स्टूडियो से बाहर आके उसने सड़क किनारे लगी चाय की रेडी से चाय पी। कभी कभी ऐसा भी मन करता है। घर पहुंच के वो अपनी अम्मी जान के पास बैठ गया। अम्मी जान, आप इस तरह उलझी रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप कहें तो मैं चला जाता हूं। नहीं, मगर अब्बा हमें अपना समझते तो क्या एक फोन हमें नहीं कर सकते थे?
खबर तो उन्होंने तुम्हारे मामू को भी नहीं दी थी। वो तो सामने वाले रमेश अंकल ना होते तो। ये कह के अम्मी जान रोने लगी थी। ये कैसा रिश्ता है जो टूट के भी जुड़ा हुआ है। अम्मी जान रोती हैं, फिर चुप हो जाती हैं। खुद भी तो नाना जान से बात नहीं करती और न वहां से कोई खबर आती है। ये ईगो है, एक छोटा सा ईगो जो हमारे अंदर ही पनपता है और मौका मिलते ही एक दीवार खड़ी कर देता है। नाना जान और अम्मी जान के अंदर भी इस ईगो ने रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी जो आसानी से पिघलने को तैयार नहीं थी। शाम को जब असगर के पापा घर आए तो असगर की अम्मी से हालचाल पूछा और असगर के कमरे में चले गए। बरखुरदार, क्या हो रहा है? अरे पापा कुछ नहीं, बस ये तस्वीरें देख रहा था। हाँ तो तुम एक काम करो, अपने नाना जान के पास चले जाओ। असगर ये सुन के थोड़ा चौंक गया। पापा ने असगर की खींची एक तस्वीर देखते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी अम्मी को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो कभी नहीं झुकेंगी। है तो तुम्हारे नाना जान का खून ना, वो भी कहां झुके आज तक। शादी के बाद मैंने जोर ना दिया होता तो वो कभी ना जाती वापस। और पिछली दफा तुम्हें तो याद होगा, पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा था, सो चली गई तुम्हारे साथ। वो ये बात कभी बोलेगी नहीं, पर उसको तुम्हारे नाना जान की फिक्र है। तुम चले जाओ यार। और हाँ, वहां बहुत अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए। कुछ न मिले तो नाना जान की तस्वीरें खींचते रहना। द लास्ट तुगलक ऑन अर्थ। दोनों हंस दिए। सच में आर्मी की वर्दी में तो नाना जान तुगलक ही लगते होंगे। नाना जान की एक तस्वीर उसके जहन में उतर आई। बिहारी बाबू की एक बात थी जो उसको चुभ रही थी कि आखिरकार उसको नाना जान की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। आज असगर जब स्टूडियो पहुंचा तो देखा कि बिहारी बाबू अपनी मूविंग चेयर पे लेटे हुए हैं। क्या हुआ सर? असगर ने पूछा। आज मुझे स्टूडियो नहीं आना चाहिए था। हल्का बुखार हो रहा है, सर फटा जा रहा है। आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, सोच रहा हूं अब चला जाऊं। उन्होंने कुर्सी से उठने की कोशिश की तो असगर ने आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ लिया। जिस्म गर्म था। असगर को अचानक से अपने नाना जान का ख्याल आ गया। उनको पकड़ने के लिए भी तो वो नहीं था वहां। दवाई लेने के बाद असगर ने बिहारी बाबू को बताया कि वो शायद नाना जान को देखने चला जाए। बिहारी बाबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असगर चले जाओ, और वैसे भी मंडी फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। पुरानी इमारतों और नेचुरल ब्यूटी में फोटोग्राफी का अपना ही मजा है। असगर, एक फोटोग्राफर को जितना मौका मिले घूमने का, उसको घूमना चाहिए। असगर को समझाते हुए उन्होंने आगे कहा, असगर एक बात याद रखना, अगर किसी इंसान के इमोशन पकड़ने हैं तो ये याद रखना कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि कोई शख्स उसकी तस्वीर खींच रहा है। पता लगने पे वो कॉन्शियस हो जाता है और इमोशन भी अच्छा दिखाने के चक्कर में डबल कॉन्शियस हो जाते हैं। असल चीज कहीं खो जाती है। रात को असगर ने अपना बैग पैक किया, साथ में अपनी कैमरा किट भी रख ली। बिहारी बाबू की बात ध्यान में रख के उसने डिजिटल कैमरा नहीं रखा था। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रील्स भी रख ली थी साथ में। अम्मी जान को कुछ नहीं बताया था, सरप्राइज देना चाहता था। रात को खाने की टेबल पे जब असगर ने अम्मी जान से कहा, अम्मी जान मैं कल की ट्रेन से मंडी जा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं। अम्मी जान ने सिर्फ इतना कहा और खाना निकालने लगी। असगर भी चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद खुद ही बोली, सुन, गर्म कपड़े रख लेना, वहां बहुत ठंड पड़ती है। मन की बातें बाहर आ ही जाती हैं। ट्रेन कल शाम की थी, सो कुछ जल्दबाजी नहीं थी। अगली सुबह अम्मी जान कहीं बाहर निकल गईं। नाश्ता असगर ने खुद बनाया। थोड़ी देर में जब वो वापस आई तो उनके हाथ में एक डिब्बा था। असगर, ये ईरानी केक है, तुम्हारे नाना जान को बहुत पसंद था। वो जब कभी मुंबई जाते थे तो हमारे लिए लाते थे। अगर उनकी तबीयत ठीक हो तो खिला देना। असगर ने केक का वो डब्बा रख लिया और मुस्कुराते हुए अम्मी जान को गले से लगा लिया। शाम को मुंबई सेंट्रल पे पहुंच के असगर ब्रिज से गुजर रहा था, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंचने के लिए। उसने वहां से आती जाती ट्रेनों की कतारें देखी, रुक गया और देखने लगा। यहां से ट्रेनें दौड़ती, सीटी बजाती, कैसे जिंदा प्राणियों जैसी लग रही थीं। कोई सीटी बजा के कह रही थी, भाई जल्दी करो, तो कोई स्टेशन को टाटा करके कह रही थी, जल्दी आऊंगी। तो थकी हारी ट्रेनें आउटर पे खड़ी धूप सेक रही थीं। आज पहली बार असगर को लोहे की ट्रेन भी जिंदा लग रही थी, क्योंकि ये निगाहें अब असगर की नहीं थीं,
एक फोटोग्राफर की थी और वो इतने सालों बाद एक रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए मंडी के लिए रवाना हो गया था। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका अगला पन्ना पलटूंगा कल। कहानी ग्रे शेड पार्ट 2